एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, जो कि 50 नंबर की प्रोफेशनल एबिलिटी आप लोगों से पूछी जाएगी, उसी से रिलेटेड ये 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी। और आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 रहेगा। 21 सेट, यानी कि हर एक सेट में लगभग 50-50 क्वेश्चन है। कोई इक्का दुक्का सेट होगा जिसमें 20 या 30 या 45 इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो बहुत बेहतर प्रैक्टिस आप लोगों की हो सकती है। और इससे पहले जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, यानी कि जितना भी आपका सिलेबस है, वो प्लेलिस्ट में मैं इंक्लूड कर चुकी हूँ। वहां पर भी मैंने कुछ वीडियो सीक्वेंस में इंक्लूड की है, कुछ आप लोगों के टॉपिक को देखते हुए मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भी आप एक बार देख लेंगे, एक बार नहीं कहूंगी, कम से कम 2-3 बार भी देख लेंगे, तो आप लोगों का प्रोफेशनल एबिलिटी कहीं नहीं जाने का। बहुत सिंपल पूछा जाता है। आप लोगों ने पेपर देख भी लिया है, मैंने पीजीटी का पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो जितना लेवल मैंने रखा है, उससे हाईएस्ट लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सारा का सारा सिलेबस विद एमसीक्यूज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ये जो आज का सेट है, ये वो टॉपिक्स रहेंगे आज के सेट में जो मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में भी पूछे गए हैं, 100% पूछे जाएंगे। तो देखिए, डिटेल में तो मैं यहाँ पर वीडियोस नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वीडियो समझना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अभी टाइम पीरियड है नहीं, और जो टॉपिक्स है वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो बेसिक चीजें वहां से जरूर पूछी जाएंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ फैक्चुअल चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड की हैं। एनईपी 2020 को मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं लेकर आई हूँ। जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड स्लाइड्स थी, वो मैंने इंक्लूड की हैं। जो मेरे को लगा जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एनईपी 2020 का मतलब आप लोगों को समझ आ जाएगा एक तरह से, इस तरह से मैं लेके आई हूँ। पूरा का पूरा मैं नहीं लेके आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कमीशन, पॉलिसीज, आरटीए एक्ट, ठीक है, 2009 में जो आया था, एनईपी 2020, मैंने कहा कि मैं डिटेल में वीडियो नहीं लेके आई हूँ, ठीक है। इसके अलावा स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, क्योंकि जो पिछला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, तो उसमें स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज और इंस्ट्रक्शनल मेथड, जो कि आपकी जो थर्ड वाली यूनिट है, करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल वाली जो वीडियो का है, कह रही हूँ, जो करिकुलम और इंस्ट्रक्शनल वाली यूनिट है, उसमें स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी का टॉपिक और इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का टॉपिक, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज वहां पर इंक्लूड नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ इंक्लूड करना पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। हालांकि 50 क्वेश्चंस मैंने वहां पर इंक्लूड किए थे, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं कर पाई थी। तो कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, इंस्ट्रक्शनल मेथड से रिलेटेड रहेंगे। कमीशंस, पॉलिसीज, आरटी एक्ट और एनईपी 2020 से रिलेटेड लास्ट में, सबसे लास्ट में 15 क्वेश्चंस, वो 15 क्वेश्चंस हैं जो कि पीवाईक्यूज हैं, जो कि एनईपी 2020 से रिलेटेड किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उनको मैंने इंक्लूड किया है। तो इतना भी कर लेंगे तो एनईपी 2020 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपका आ गया, आएगा 100%, ये तो शॉर्ट ही है, ठीक है। मतलब आज की वीडियो से आपके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। एनईपी 2020 के मतलब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कि उस तरह के क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी मैंने इंक्लूड की हैं आज की स्लाइड में। इसके अलावा कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैडम जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मतलब जो कि फैक्चुअल चीजें होती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड, तो जो फैक्चुअल चीजें थी वो भी लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। वो 4-5 स्लाइड्स मतलब मैंने इंक्लूड कर दी है, ताकि एक बार आप उनको रीड आउट भी कर लेंगे तो आप कर सकते हैं कि भाई ये लाइन किसके द्वारा बोली गई, इस तरह के क्वेश्चंस है। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी 1 मिनट भी स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि कोई भी चीज हो सकता है, मैंने बीच बीच में फैक्चुअल चीजें भी इंक्लूड की हैं। तो पूरी की पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। कोई किसी प्रकार का डाउट आपका रहता है तो आप सभी जानते हैं कि मैं क्विकली आंसर करती हूँ, कि बच्चे का कोई डाउट माइंड में ना रहे, ठीक है। मैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। हाइप के लिए तो मैं बिल्कुल आप लोगों को रिक्वेस्ट करके बोल के जाती हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर दिया करो, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बहुत मतलब रेगुलर हैं, दिल से कनेक्ट हो चुके हैं, वो जरूर हाइप करते हैं। और मैं जानती हूँ कि कौन कौन से बच्चे हैं, क्योंकि उनकी रेगुलर मैं देख रही हूँ, कमेंट बॉक्स में भी मैं देखती हूँ कि हाँ, ये बच्चे बिल्कुल रेगुलर हैं, ठीक है। तो वो बच्चे हाइप भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। लेकिन जो 1000 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से सिर्फ 60-70
80-90, बस इससे ज्यादा कोई वीडियो को लाइक नहीं करता है। क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है? मतलब आप लोगों का दिल इतना छोटा है कि कोई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके बना रहा है और आप लाइक शेयर और चैनल को हाइप करने में भी मतलब कंजूसी कर जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी डिटेल में चीजें कोई प्रोवाइड कर रहा है। तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर दिया करो, लाइक शेयर अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हाइप करने के लिए सिर्फ इसलिए बोलती हूँ कि जो मेरा जो चैनल है वो अभी सर्च इंजन में आता ही नहीं है। आप सर्च करेंगे एजुकेशन क्लासेस तो नहीं मिलेगा, रैंडमली आप लोगों को मिल गया है ये। अगर ये मिल जाता तो बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट उन लोगों को होता, लेकिन सर्च इंजन में नहीं आ रहा, इसलिए हाइप करने के लिए बोलती हूँ। और ये जो एक वीडियो आप लोग देख लेते हैं ना कि हाँ चलो कोई बात नहीं अब पैसे के लिए हो रहा है, नहीं, इस एक वीडियो के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। ये जो मेरे चैनल पर आप रेगुलर वीडियो देख पाए हैं 21 के 21 दिन लगातार मैं आप लोगों के लिए सेट लेकर आई हूँ, कोई इक्का दुक्का दिन होगा जिस दिन नहीं आया होगा, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल हुआ कि भाई इसमें जो ये जितनी भी पीपीटीज थी ये मेरे हस्बैंड ने बना के मेरे को दिए हैं। रात को वो 10 11 12 बजे तक मेरे को पीपीटी बना के देते हैं, तब उसके बाद मॉर्निंग में मैं डिलीवर कर पाती हूँ। और उसके बाद वीडियो को मेरे को एडिट भी करना होता है क्योंकि मैं लाइव सेशन लेती नहीं हूँ, लाइव सेशन में ले नहीं पाती हूँ, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से लाइव सेशन पॉसिबल नहीं हो पाते। तो बहुत मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर दिया करो, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत होती है तब आप लोगों के पास एक वीडियो पहुंचती है। अदरवाइज आप मेरे चैनल पर पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो कोई हफ्ते में एक वीडियो आ रहा है, कोई 10 दिन में वीडियो आ रहा है। आप लोगों के लिए मैंने कॉन्टिन्यूटी में वीडियो प्रोवाइड किए हैं कि भाई बच्चों का पेपर आ गया है, मैंने अपने हेल्थ इश्यूज को भी इग्नोर कर रखा है, जबकि मेरे को डॉक्टर के पास जाना था मैं नहीं गई हूँ। तो ये सब मैं चीजें आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि जो बच्चे सिर्फ मतलब वीडियोस को देख लेते हैं, ना हाइप करते हैं ना लाइक करते हैं, सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, तो भाई थोड़ा सा दूसरों का भी देख लिया करो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मेरे दिल में था वो मैंने आप लोगों को बोल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट था वो आप लोगों को बताना। अब आज का जो सेशन है उसको मिस नहीं करना है, ये आज का लास्ट वीडियो रहेगा आरआरबी टीजीटी पीजीटी प्रोफेशनल एबिलिटी का। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम पीआरटी के लिए भी देख सकते हैं, तो बिल्कुल बेटा, जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो आपके पीआरटी में भी है, सिलेबस में है, ठीक है? अगर आप टॉपिक वाइज उठा के देखेंगे तो जो टॉपिक्स आपके में हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप वीडियोस देख सकते हो। फिलॉसफी वाला पार्ट आपकी पीआरटी वाले पोर्शन में नहीं है, तो फिलॉसफी वाला देखने की जरूरत नहीं। हाँ, साइकोलॉजी वाले जितने भी सेट्स आए हैं उनको आप बिल्कुल देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल कमीशंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं क्योंकि आपके पेपर में मैंने देखा था, ठीक है? 2-3 क्वेश्चंस इस तरह के मैंने देखे थे तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। पहला है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 1948-49 में आया था। ये ध्यान में रखना है कौन से सन में आया था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किस पर फोकस करता है? हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है? इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। क्या क्या रिकमेंडेशन है डिटेल में नहीं है, सिर्फ बेसिक चीजें आपको पता चल जाए उतना भी बहुत है, ठीक है? किसके बारे में बताया गया है? मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है। किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? हायर एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है? यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यूजीसी का नाम आपको ध्यान में रखना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है? यूजीसी के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग, इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? मदर टंग की बात की गई है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1952-53 में, जिसको हम मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके जो चेयरमैन है, इस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को। यही क्वेश्चन आई थिंक आपके में था कि कब आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है? फोकस किस पर है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, तो सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है? रिकमेंडेशंस इसकी क्या है? बहुत डिटेल में नहीं है, मेन चीजें, छोटी छोटी चीजें डाली है मैंने। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम है वो डाइवर्स होना चाहिए, ठीक है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है। 3 लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश और एक मदर टंग की बात है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964 में आया था। कोठारी कमीशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके जो चेयरमैन है डीएस कोठारी है। रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो कॉमन स्कूल सिस्टम, 10+2+3 पैटर्न की बात इसमें की गई है। साइंस और मैथमेटिक्स को कंपलसरी करने पर इन्होंने एम्फसाइज किया है। इक्वलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है? मतलब जो एजुकेशन है उसकी इक्वलाइजेशन, सार्वभौमिकरण की बात की गई है, और किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? एनसीईआरटी, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है, आपको इतना ही रखना है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो पहली पॉलिसी कब आई थी? देखिए, अब हम बात करते हैं NEP 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहले क्या था? NPE,
ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। पहली नेशनल पॉलिसी एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी थी? 1968 में आई थी कोठारी कमीशन, ठीक है, जो कि 1964 में आया था, जो पिछली स्लाइड में हमने बात की। कोठारी कमीशन पर बेस्ड है, पूछा जा सकता है, यही चीजें पूछी जाएंगी जो इंक्लूड की हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड की है, ध्यान से सुनना और एक बार नोट्स भी बना सकती है तो बना लेना। किस पर बेस्ड है पहली एजुकेशन पॉलिसी? कोठारी कमीशन। किस पर इंफोसाइज किया गया था इसमें? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 14 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेज, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको प्रमोट करने पर इसमें फोकस किया गया है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और एक मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा जो भी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ठीक है, 1986 में आई थी और इसको मॉडिफाई भी किया गया था 1992 में, ठीक है। अब इसके लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम मेरे को बताना, उसके चेयरपर्सन कौन थे वो आप मुझे बताना। इसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो 1992 में इसको रिफॉर्म किया गया था, इसको मॉडिफाई किया गया था, रिफॉर्म नहीं कहेंगे, मॉडिफाई कहेंगे, ठीक है। मॉडिफाई कब किया गया था इस पॉलिसी को? 1992 में, ठीक है, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम पर एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसमें क्या था? एजुकेशन में जितनी भी डिस्पैरिटीज, विषमताएं थी, उनको रिमूव करने की बात की गई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम की अगर आप लोगों से पूछी जाए तो कौन सी नेशनल पॉलिसी इसकी बात करती है? ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड की, तो 1986 में जो आई थी नेशनल पॉलिसी, ठीक है, 1986 वाली पॉलिसी में बात की गई है। नवोदय विद्यालय की बात की गई है। वीमेन एजुकेशन पर एम्फसाइज किया गया है। टीचर एजुकेशन कि जो एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको इस्टेब्लिश भी इसी पॉलिसी के तहत किया गया था, एनसीटीई को, ठीक है। अब 1986 के बाद कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई है? एनईपी 2020, ठीक है। एनईपी 2020 ने किसको, मतलब एनईपी 2020 ने किसको रिप्लेस किया है? 1986 वाली पॉलिसी को रिप्लेस किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है कि भाई ये जो एनईपी 2020 है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमने बात कर ही ली है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में आया था, ठीक है। पहला मेजर कमीशन है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, एजुकेशन कमीशन डॉक्टर डीएस कोठारी, यानी कि जिसको हम कोठारी कमीशन कहते हैं। उसके बाद पहली नेशनल मतलब एनपीईआई 1968 में। उसके बाद क्या हुआ कि 1976 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। उसमें क्या किया गया था, जो एजुकेशन थी वो पहले कौन सी लिस्ट में थी ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत शामिल किया गया था। तो कौन से अमेंडमेंट में क्या था? 42, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसको एजुकेशन को शिफ्ट करके कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। पहले एजुकेशन कौन सी लिस्ट में थी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद 1986 में नेशनल मतलब एनपीईआई, ठीक है। अब इस एनपीई को मॉडिफाई किया गया था, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि 1992 में आया, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद 1916 में कमेटी बनाई गई, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है। इसको हम कौन सी कमेटी के नाम से जानते हैं? ये भी आगे मतलब एनईपी 2020 से रिलेटेड ही थी, मतलब इस कमेटी का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल है। उसके बाद 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई, ठीक है। अब ये 2017 में एनईपी 2020 पर काम शुरू हुआ था और 2019 में, ठीक है, 19 में ये मतलब इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया था इस एनईपी 2020 का। और इसका मतलब डेट कौन सी पूछी जाए कि कब तैयार हुआ था, तो 31 मई, ठीक है, 31 मई 2019 को इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया था। और कौन सी कमेटी थी? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की कमेटी थी, और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो भी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ही थे, ठीक है। एनईपी 2020 के लिए जो कमेटी बनाई गई थी तो उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। अब इस कमेटी का मैंने बताया ना फाइनल ड्राफ्ट कब तैयार हुआ था? 31 मई 2019 को। और इसको लागू कब किया गया था? तो वो कौन सी डेट है? 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 2020। तो आपको पता होना चाहिए 3 नेशनल पॉलिसीज हैं। पहली 1968 में आई, ठीक है, दूसरी 1986 में, 68 का उल्टा कर दीजिए अगर आपको याद नहीं रहता है तो, और तीसरी एनईपी 2020 2020 में आई थी, ठीक है। तो ये थर्ड वाली है, किसको रिप्लेस किया था? 1986 वाली पॉलिसी को रिप्लेस किया था। कब लागू की गई थी? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, 29 जुलाई 2020 में इसको लागू किया गया था। इसका फाइनल ड्राफ्ट मतलब 31 मई 2019 को इसका फाइनल ड्राफ्ट
तैयार हो गया था, इस पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया था, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन थे इस कमेटी के, यानी कि जो कमेटी बनाई गई थी एनईपी 2020 के लिए, उसके चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये कुछ फैक्चुअल चीजें आप लोगों को बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके ध्यान में बैठ जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और खासकर डेट को जरूर ध्यान में रखना। आई होप एनईपी 2020 का इवोल्यूशन कैसे होता है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ एनईपी 2020 से रिलेटेड, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो पहला जो करिकुलर और पैडागोजिकल स्ट्रक्चर था, यानी कि एकेडमिक स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था, जो कि 1986 वाली पॉलिसी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था? 10+2 का स्ट्रक्चर था, ठीक है। यानी कि 6 से 16 साल का बच्चा 10th क्लास कर लेगा और 16 से 18 साल का बच्चा 12th कर लेगा, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते थे, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल बोलते थे। तो इसमें क्या था कि 10 इयर्स की जो बात की गई उसमें 6 साल से बच्चे की एज काउंट की गई कि भाई 6 साल का बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेगा, 6 से 16 साल तक वो 10th कवर कर लेगा। लेकिन इसमें क्या किया गया है? इस स्ट्रक्चर को तोड़ के, इस 10+2 वाले स्ट्रक्चर को तोड़ के किसमें ब्रेक किया गया है? 5+3+3 और +4, ये एग्जिस्टिंग अभी का जो स्ट्रक्चर है, न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जो 5+3+3+4 है, इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरी है मिडल स्टेज और चौथी है सेकेंडरी स्टेज। शॉर्ट में ये चारों स्टेजेस का नाम आप याद रख सकते हैं, FPMS, ठीक है। F से फाउंडेशनल, P से प्रिपरेटरी और M से मिडल और S से सेकंड। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं इनको हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर की बात की गई। तो पहला क्या है? फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि 5 साल की बात की गई। तो जो बच्चे का एज रहेगा वो क्या रहेगा? 3 से 8 साल का बच्चा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 5 साल किस तरह से डिवाइड किए गए हैं? तो इसमें क्या है? 5 को भी डिवाइड किया गया है किसमें? 3+2, यानी कि जो 3 से लेके 3 साल तक तो बच्चा घर में ही रहता है, 3 साल का बच्चा नर्सरी वगैरह में जाने लग जाता है, प्ले स्कूल वगैरह में, तो उसको भी इसमें एनईपी 2020 में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो यानी कि 3 से 6 साल का बच्चा, यानी कि आंगनबाड़ी या बाल वाटिका या प्ले स्कूल वगैरह, यानी कि कहीं ना कहीं से कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें वहां पर बच्चे में डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। बेसिक स्किल्स का डेवलपमेंट वहां पर बच्चे में हो जाएगा खेल कूद के दौरान, ठीक है। तो ये 3 से 6 साल का बच्चा क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्ले स्कूल में पढ़ेगा, ठीक है। प्ले स्कूल में कुछ भी चीजें सीखेगा खेल कूद के माध्यम से, ठीक है। तो 3 ईयर तो ये हो गए। अब इसमें 5 साल की बात की गई, तो ये तो प्ले स्कूल में हो गया। अब जो 2 साल बचे उसमें बच्चा पहली और दूसरी क्लास कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? 6 से 8 साल का बच्चा पहली और दूसरी क्लास कवर कर लेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें 5 साल की बात की गई है, ठीक है। यानी कि 3 से 6 साल का बच्चा क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्ले स्कूल में खेलेगा कूदेगा, बेसिक स्किल्स का डेवलपमेंट उसका होगा और पहली और दूसरी क्लास यहां पर कर लेगा। कौन सी स्टेज में? फाउंडेशनल स्टेज में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो दूसरी कौन सी है? प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज कितने? 3 साल की बात की गई है, यानी कि दूसरी क्लास तक तो यहां पर फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा पढ़ चुका, तीसरी चौथी और पांचवी 3 साल की बात की गई है, ठीक है। यानी कि 5th क्लास में बच्चा इस स्टेज में हो जाएगा। मिडिल स्टेज में भी 3 साल की बात की गई है, तो मिडिल स्टेज में क्या आ जाएगा? 3 इयर्स की बात करा, यानी कि 6th 5th तक तो यहाँ पर हो गया प्रिपरेटरी स्टेज में। 6th 7th और 8th, ठीक है। यहाँ पर कौन सी स्टेज रहेगी? मिडिल स्टेज। और बच्चे का एज ग्रुप क्या रहेगा? 11 to 14 साल, तो मतलब 11 से 14 साल तक का बच्चा रहेगा। अब उसके बाद 4 साल की बात की गई है, यानी कि 8वीं क्लास तक तो बच्चे ने इसमें कर लिया मिडिल में। अब जो 4 साल की बात की गई है 9th 10th 11th और 12th, ठीक है। ये 4 साल रहेंगे 9 से लेके 12 तक। एज ग्रुप क्या रहेगा? 14 to 18, यानी कि 14 से 18 साल का बच्चा, जिसको उन्होंने सेकेंडरी स्टेज का है। यहाँ पर बच्चे में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई बच्चा क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करे, उसमें डिसीजन मेकिंग की पावर हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी उसके अंदर हो, ठीक है। और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की चॉइस है उसके बारे में भी इसी में बताया गया है। तो आगे डिटेल में कभी करवाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी। बस बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि भाई पहले जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था, यानी कि 10 का मतलब यहाँ पर 10वीं क्लास बच्चा, 6 से 16 साल का बच्चा पहली क्लास में एडमिशन की बात की गई थी। और दूसरा क्या था? 16 से 18 साल, यानी कि जिसको हम सीनियर सेकेंडरी कहते हैं। तो ये एग्जिस्टिंग था, लेकिन उस स्ट्रक्चर को तोड़कर इन्होंने 5+3+3+4 किया है। अब ये जो 5 साल है ये फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें 3 साल तक तो बच्चा प्ले स्कूल में रहेगा और पहली और दूसरी अगले 2 साल 3+2 में इसको भी तोड़ दिया गया है, ठीक है। मतलब पहली और दूसरी क्लास यहां तक बच्चा कर लेगा, फिर 3 साल की जो बात की गई है यहाँ पर 5वीं क्लास में बच्चा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स की बात की गई है तो 6ठी 7वीं और 8वीं, ठीक है। और आगे जो 4 इयर्स की बात की गई है 9 से लेके 12
ठीक है। आई होप कि चारों स्टेजेस आपको समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद क्या है, असेसमेंट। ठीक है, देखिए एनईपी 2020 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यूज इस असेसमेंट पर बेस्ड है। मैंने जब पेपर उठा के देखे हैं सीटेट एचटेट वगैरह के जो कि एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने आगे इंक्लूड भी किए हैं। बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो एनईपी 2020 में 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है, यानी कि एक पूरा का पूरा सर्कल घूम जाना कि हर तरह से बच्चे को असेस करना है। ठीक है, यानी कि उसकी कॉग्निटिव लेवल पर भी उसको असेस करना है, उसको इमोशनल लेवल पर भी, साइकोमोटर डोमेन का भी, यानी कि जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में 3 टाइप की डोमेन्स हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जिसको हम साइकोमोटर को हम कॉग्निटिव डोमेन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब बच्चे के हर एस्पेक्ट को आपको चेक करना है, हर एस्पेक्ट, हर पहलू की जांच करनी है, हर पहलू को असेस करना है, न केवल सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की गई, हर तरह से बच्चे को असेस करना है। ठीक है, तो इसमें जब असेसमेंट की बात करें 360 डिग्री असेसमेंट, तो इसमें एक तो सेल्फ असेसमेंट भी इंक्लूड किया गया है, दूसरा पेरेंट्स के द्वारा असेसमेंट, असेसमेंट बाय टीचर्स, पीयर असेसमेंट, मतलब हर तरह से बच्चे को असेस करना है कि भाई बच्चा अपने आप को खुद भी असेस करे, टीचर भी उसको असेस करे, उसके पेरेंट्स भी असेस करें और उसके जो साथी लोग हैं वो भी उसको असेस करके बताएं। मतलब जैसे हम करते हैं ना कि भाई तू मेरी कॉपी चेक कर दे, मैं तेरी कर देता हूँ, ये दूसरों लोगों के साथ भी आपस में हम कम्युनिकेट करके एक दूसरे को असेस करते हैं कि तेरी क्या कमी है, उसकी क्या कमी है। ठीक है, तो पीयर असेसमेंट की भी बात की गई है और मल्टी डायमेंशनल की बात की गई। मल्टी डायमेंशनल का मतलब न केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव असेसमेंट यानी कि उसके कॉग्निटिव पक्ष को भी देखना है, अफेक्टिव यानी कि जिसमें हम इमोशंस की बात करते हैं, साइकोमोटर उसके फिजिकल एस्पेक्ट को भी देख रहे हैं। तो एनडीपी 2020 में एक तो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट या मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है, एक मल्टी लैंग्वेज की भी बात की गई है, मतलब कि बच्चा किसी भी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी भाषाई क्षेत्र से आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई बच्चा गुजराती बोलता है तो वो एक बाधा के रूप में नहीं, उसको बाधा के रूप में नहीं, एक एसेट के रूप में लेना है, एक रिसोर्स के रूप में उसको समझना है। ठीक है, मल्टी लेयर्ड, मल्टी सोर्सेज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल बेस्ड, यानी कि 21वीं शताब्दी की जो स्किल्स है उसकी बात की गई है, जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, डिस्कशन की बात करते हैं कि भाई बच्चा चीजों को मतलब बेहतर तरीके से अपनी चीज को कम्युनिकेट कर पाए, डिस्कस कर पाए। ठीक है, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बच्चे में डेवलप करनी, ये नहीं कि बच्चे को रट्टा नहीं लगवाना है। एसए टू एफए की बात की गई है। एसए क्या होता है, समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की। अब ये जो 360 डिग्री असेसमेंट की हमने बात की, तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई है। कौन सी संस्था है, परख, जिसका नाम क्या है, परख। परख की फुल फॉर्म क्या है, पी फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, आर फॉर रिव्यू, ए फॉर एनालिसिस, के फॉर नॉलेज और एच फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए असेस करना है। ठीक है, मतलब उसके चहुमुखी विकास हो रहा है कि नहीं, उसके सभी तरह के एस्पेक्ट्स को चेक करना है। अब इसमें जो है 21वीं शताब्दी की जो स्किल्स है उसकी बात की है। अब ये 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है उसमें क्या क्या आ जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मतलब इस तरह की स्किल्स बच्चों में डेवलप करना है। एनालाइज करना सीखे, डिस्कशंस, डिबेट्स, क्विज, ठीक है, इस तरह एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखे, इस तरह की चीजों पर फोकस किया गया है। 21वीं शताब्दी की जो स्किल्स है उसकी बात कर रही हूँ। और एक एमएचआरडी का जो नाम है वो चेंज करके क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं एनईपी 2020 से रिलेटेड, बस वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है। आप लोगों के क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप लोगों ने इतना भी एनईपी 2020 को समझ लिया तो, क्योंकि आपके सिलेबस में टॉपिक है नहीं कि भाई डिटेल में क्वेश्चन आएंगे, डिटेल में नहीं आएंगे, बाकी चीजें क्वेश्चन के थ्रू हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं एनसीएफ की। ये भी मैंने सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल चीजें इंक्लूड की है कि भाई पहला एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि पहला एनसीएफ कब आया था, 1975 में आया था। ठीक है, कौन सी एनपीई पे, यानी कि कौन सी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड था, 1968 की पॉलिसी, जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी उसके ऊपर बेस्ड था ये। ठीक है, जॉयफुल लर्निंग की बात की गई इसमें। दूसरा एनसीएफ कब आया था, 1988 में। ये एनपीई जो 1986 की पॉलिसी थी उसके ऊपर बेस्ड था, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की इसमें बात की गई। उसके बाद 2000 में आया, यानी कि न्यू मिलेनियम रिफॉर्म्स की बात की गई है। लर्निंग विदाउट बर्डन बहुत बार पूछा गया है, आई होप कि आपके पेपर में भी था, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात कौन करता है, तो
2000 में जो करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया था उसमें ये कहा गया है। इसके बाद 2005 में आया, उसमें क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात की गई कि भाई बच्चा करके सीखे, ठीक है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस की बात की गई, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्किल्स यानी कि इंटीग्रेट करना सीखे स्किल्स को, पीस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। इसके बाद 2023 के करिकुलम जो कि एनईपी 2020 के ऊपर बेस्ड है, 4 स्टेज स्ट्रक्चर की बात की गई है, जो कि 4 स्टेजेस की हमने बात की, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी स्टेज, उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। इंटीग्रेशन, सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स, एम्फसाइज ऑन मदर टंग, लोकल लैंग्वेजेस को भी इसमें इंक्लूड किया गया, यानी कि मल्टी लिंग्विलिज्म की बात की गई है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें थी, कमीशन, पॉलिसीज, एनसीएफ और एक और है आरटीई, ठीक है, इनसे रिलेटेड भाई पक्का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये जितनी भी फैक्चुअल चीजें मैंने आप लोगों को आज करवाई हैं, ठीक है। तो ये कब लागू किया गया था? आरटीई एक्ट 2009 में लागू किया गया था, यानी कि कौन से आर्टिकल के तहत इसकी बात की गई है? आर्टिकल 21A, और उसमें भी कौन सा अमेंडमेंट, मतलब कौन सा संविधान संशोधन? 86वां, ठीक है, 86वां अमेंडमेंट के तहत इसमें बात की गई है। इसके बाद इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। नो ट्यूशन फीस, नो चार्ज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर इनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन, मतलब ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए बोला गया है। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट्स रिजर्व की गई है जो सोशली डिसएडवांटेज, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उन बच्चों के लिए, ठीक है, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस की बात की गई है, डीजी वाले जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, सोशली डिसएडवांटेज बच्चे हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए, प्राइवेट स्कूलों में होता नहीं है ना, तो उनके लिए भी कंपलसरी किया गया था आरटीई एक्ट में। इसके अलावा नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि भाई 8वीं क्लास तक कोई भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते, ठीक है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक चीजों की बात की गई है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई है। नेबरहुड स्कूल्स की अगर हम बात करें तो मतलब जो अर्बन एरिया है उसमें 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल्स होने चाहिए, जो रूरल एरिया है, ठीक है, जो गांव देहात वाले क्षेत्र है उसमें कम से कम 3 किलोमीटर पर एक स्कूल होना चाहिए। नो स्क्रीनिंग और कैपिटेशन, यानी कि बच्चों का कोई भी जब एडमिशन के टाइम पे होता है ना कि हर प्राइवेट स्कूलों में जाओ टेस्ट के लिए भीड़ लगी रहती है नर्सरी क्लास में, तो इस तरह का कोई मतलब कोई किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद करिकुलम एंड इवैल्यूएशन की बात करें तो सीसीई पर बेस्ड है, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की गई थी, चाइल्ड सेंट्रिक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड करिकुलम की बात की गई है, ठीक है। नो फिजिकल, किसी प्रकार का कोई फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। इंक्लूसिव की बात की गई, इंक्लूसिवनेस की बात की गई, इक्वलिटी की बात की गई है, प्रोटेक्शन की बात की गई, स्पेशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस जो कि डिसेबिलिटीज और मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए स्पेशली इक्वलिटी प्रोटेक्शन की बात की गई है। इक्वलिटी मतलब इंक्लूजन की बात की गई, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, ठीक है, समन्वय करना, मतलब हर बच्चे को एक ही जगह पर लाके सिखाना है, ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज का प्रयोग करके, इंक्लूजन की बात की गई है, स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं की गई है। तो बस ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इंक्लूड की है, डिटेल में मैं नहीं लेके आई, जितना मेरे को लगा उतना मैंने स्लाइड्स इंक्लूड कर दी है। नाउ लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वहां से आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनसीएफ 2005 सजेस्ट दैट बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10 शुड बी मेड, यानी कि एनसीएफ जो 2005 के अनुसार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को बनाया जाना चाहिए। उसमें क्या कहा गया है कि जो बोर्ड एग्जाम है कंपलसरी होने चाहिए, ऑप्शनल, नॉट नेसेसरी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शनल की बात की गई, कंपलसरी की बात नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट एज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है, तो किस एज ग्रुप की बात की गई है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, आरटीई एक्ट में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 ensures the rights of children with disabilities to free education from, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 साल की बात की गई, लेकिन जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनके लिए किस एज ग्रुप की बात की गई, यानी कि आरटीई अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग विकलांग बच्चों को कितनी आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है? तो वो कौन सा है? 6 से 18 साल, ठीक है, डिसेबिलिटीज वाले बच्चों की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी, यानी कि जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनके बारे में आरटीई एक्ट 2009 में क्या कहा गया है? इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, एट होम विद स्पोर्ट, इन स्पेशल स्कूल्स, इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप। तो किसकी बात की गई आरटीई एक्ट में? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, स्पेशल स्कूल्स की बात नहीं की गई है, ठीक है, कि उनके लिए भी इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी रिमूव्ड थ्रू, यानी कि एनसीएफ 2005 में मतलब के अनुसार छात्रों की जो तनाव से संबंधित समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। टीचिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कमांडिंग, ऑल ऑफ द अबव। भाई कमांड के द्वारा, टीचिंग के द्वारा स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया जा सकता, किसके थ्रू कर सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे पीवाईक्यूज ही हैं, ठीक है, आपको इजी लग रहे होंगे लेकिन ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ रिकमेंड्स द टोटल होमवर्क टाइम फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, यानी कि एनसीएफ में क्या रिकमेंड किया गया है, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा कितना होमवर्क का समय बताया गया है। तो 2 आवर्स की बात की गई है, ठीक है, मतलब बच्चे को 2 घंटे से ज्यादा का होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, ये एनसीएफ में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 अ टीचर इज मतलब 2005 का जो एनसीएफ है उसके अकॉर्डिंग टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, बॉस, लीडर, फैसिलिटेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई बॉस और लीडर का तो बिल्कुल नहीं होगा, कैसा होगा, फैसिलिटेटर का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीसीई, तो सीसीई क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये तो मैं आप लोगों को डिटेल में भी वीडियो बना चुकी हूँ। कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का वीडियो बिल्कुल डिटेल में देख के जरूर जाइएगा, ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने बना रखा है, वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से सीसीई से पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रपोज्ड नेम ऑफ द नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021, यानी कि 2021 में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा रूपरेखा का नाम क्या है, यानी कि नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क का नाम क्या है, एनसीटीई, एनसीएफटीई, एनपीएसटी, पीएसएसबी। तो क्या है, एनसीएफटीई, एनसी यानी कि टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है, एनसीएफ टीई, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटीई क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। एनपीएसटी क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ठीक है। इसके अलावा पीएसएसबी क्या है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, ठीक है। तो इनका फुल फॉर्म आप लोगों से कहीं पूछ लिया जाए तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अंडर आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत द चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन बॉडी, यानी कि बच्चों के प्रोटेक्शन के अधिकारों से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि राज्य में बाल अधिकार संरक्षण संस्था कौन सी है, एसआईईआरटी, एससीपीसीआर, एसडीएमसी। तो कौन सी है, एससीपीसीआर, ठीक है। ये एससीपीसीआर क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टेट काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि बच्चों के अधिकार से रिलेटेड स्टेट लेवल पर प्रोटेक्शन किस तरह से करना है, तो ये इसका नाम क्या है, एससीपीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोचेज बेस्ट स्पोर्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, यानी कि जो हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, जो संरचनावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग डिलीवरी से रिलेटेड, लेक्चर मेथड, डिस्कवरी लर्निंग, डिक्टेशन या रोट लर्निंग। तो भाई डिक्टेशन, रोट लर्निंग, लेक्चर मेथड तो होगा नहीं, क्या होगा, डिस्कवरी लर्निंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कैफोल्डिंग इन इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी मींस, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट्स फॉर लर्निंग, जो कि हम वाइगॉत्स्की में भी पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में भी, आई थिंक जो करिकुलम और इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो थी उसमें भी हमने करा है स्कैफोल्डिंग होती क्या है, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टीचर गिव्स अ रियल लाइफ प्रॉब्लम टू सॉल्व इन अ क्लास, यानी कि एक जो शिक्षक है कक्षा में एक वास्तविक जीवन की समस्या हल करने के लिए देता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड इनमें से कौन सा यूज करेंगे आप, ड्रिल मेथड यानी कि अभ्यास की विधि, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, लेक्चर मेथड या रिव्यू मेथड। तो हम सभी जानते हैं कौन सा यूज करेंगे, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हम प्रोजेक्ट मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी लार्जली डिपेंड्स ऑन, यानी कि शिक्षण वितरण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर होगी, एक्सपेंसिव टूल, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, टीचर्स क्लैरिटी एंड प्लानिंग, लॉन्ग क्लासरूम हावर्स। तो किस पर डिपेंड करेगी भी, टीचर की क्लैरिटी क्या है, ठीक है, यानी कि शिक्षण वितरण इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर किया जा रहा है तो उसकी सक्सेस की, जो भी डिलीवर कर रहा है वो कितने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर पा रहा है, ठीक है, ताकि बच्चा सामने वाला अच्छे से चीजों को समझ पाए। तो क्या होगा, टीचर्स, ठीक है, टीचर्स क्लैरिटी एंड प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंशिएटेड का मतलब भाई जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो अलग अलग तरीके से आप यूज कर रहे हो, ठीक है, विभिन्नीकृत
शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि जो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके आप दे रहे हो कि हर बच्चे को एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका भी डिफरेंट होगा। भाई एक बच्चा समझ पा रहा है, एक नहीं समझ पा रहा, तो जो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। क्लास में जो टीचर अलग अलग बच्चों को अलग तरीके से समझाती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक साथ नहीं समझ पाते, तो वहां पर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का जब टीचर यूज करिए तो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सेम कंटेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, टीचिंग फास्टर लर्नर्स ओनली, कैटरिंग टू डाइवर्स लर्नर्स नीड्स, यूजिंग ओनली टेक्स्ट बुक। तो क्या होगा, कैटरिंग टू डाइवर्स लर्नर्स नीड्स, यानी कि जो अलग अलग विविधताओं वाले बच्चे हैं उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, क्योंकि हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीख पाता, तो उसके लिए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी एट एप्लीकेशन लेवल इन्वॉल्व्स, यानी कि ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन की यहाँ पर हम बात करें। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब यहाँ पर आपका दे दिया है इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की बात की गई है, आपकी जो थर्ड यूनिट है, तो भाई इंस्ट्रक्शनल मेथड्स में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आ जाएगी, आपको 100% पढ़ के जाना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, ठीक है। माइक्रो टीचिंग को, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो माइक्रो टीचिंग, फ्लेंडर इंटरेक्शन, ठीक है, ये मैंने 10 कैटेगरी शायद आप लोगों की इसी सीरीज में भी करवाई है फ्लेंडर की इंटरेक्शन से रिलेटेड, और जो माइक्रो टीचिंग और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की एक एक दो वीडियो है, पक्का देख के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की बात करते हैं तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको 100% पढ़नी ही पड़ेगी। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, ब्लूम के वर्गीकरण में जो अनुप्रयोग स्तर है, यानी कि जो एप्लीकेशन लेवल पर शिक्षण वितरण का मतलब क्या है, ठीक है, क्या मतलब है, रिकॉलिंग फैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस, जजिंग वैल्यूज ऑफ मटेरियल। तो क्या मतलब है, एप्लीकेशन का मतलब आप अप्लाई कर पा रहे हैं, जो भी नॉलेज है उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना, ठीक है। इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम 3 तरह की डोमेन्स की बात करते हैं, ठीक है, इसको आप कैप के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। साइकोमोटर को कई बार कॉग्निटिव डोमेन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको रिवाइज भी किया गया है, ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी 6 लेवल है, और जो दूसरी है उसमें भी 6 ही है। पहली वाली में नाउन थी, दूसरी वाली में वर्ब की फॉर्म में है, ठीक है। तो 6 कौन कौन से है, पहला क्या है, नॉलेज, उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग, या जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन भी कह सकते हैं, तीसरा क्या है, एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस और इवेल्युएशन, ठीक है। और जो रिवाइज होके आई उसमें ये जो लास्ट वाले हैं सिंथेसिस और इवेल्युएशन, इनको इंटरचेंज किया गया है। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको टैक्सोनॉमी वाली वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी इज टू, भाई जब इंस्ट्रक्शंस को आप डिलीवर कर रहे हैं तो शिक्षण वितरण के दौरान जो प्रश्न पूछते हैं आप, भाई आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बीच में आपने कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया, तो उसका क्या पर्पज है, कंट्रोल स्टूडेंट्स फुल टाइम, इंक्रीज थिंकिंग एंड इंटरेक्शन, क्रिएट कंफ्यूजन, भाई कंफ्यूजन क्रिएट करना, फुल टाइम कंट्रोल स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, भाई बच्चों में थिंकिंग प्रोसेस को इंक्रीज करना है, बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट कर पाए, ये स्किल्स और कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि भाई ये एक्चुअली माइक्रो टीचिंग की जो स्किल्स हम पढ़ते हैं ना, 8-10 स्किल्स, जो कि जिन बच्चों ने नोट्स लिए उनको तो मैंने बिल्कुल सारी की सारी डिटेल में प्रोवाइड की है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिए उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो माइक्रो टीचिंग वाला वीडियो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि जो स्किल्स है उनकी बात हम माइक्रो टीचिंग में करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछना अलग स्किल है, जैसे प्रॉबिंग क्वेश्चन की है, स्टिमुलस वेरिएशन की है, इंट्रोडक्शन की स्किल है, ये एक एक स्किल एक एक टाइम में हम प्रैक्टिस करते हैं, ब्लैक बोर्ड की स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट सपोर्ट्स इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी बाय, यानी कि जब हम इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी की बात करते हैं तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो एफए होता है, वो किस तरह से सपोर्ट करता है। एफए का मतलब ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस आप बच्चों को असेस भी कर रहे हैं, साथ साथ बीच में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आपने खड़ा करके पूछ लिया कि भाई ये कुछ समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, जो ड्यूरिंग द सेशन होता है। रैंकिंग स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को रैंक प्रोवाइड करना, तो बी रैंक तो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं इसमें। इनहेंसिंग इंस्ट्रक्शनल थ्रू फीडबैक, गिविंग मार्क्स ओनली, तो मार्क्स भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। कंपटीशन के लिए भी प्रमोट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, इनहेंसिंग इंस्ट्रक्शन थ्रू फीडबैक, भाई फीडबैक आप तुरंत प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जो भी जहां पर भी बच्चा गलती कर रहा है तुरंत फीडबैक आपको उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को इनहेंस करने के लिए फीडबैक प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अ टीचर यूजेस वीडियोस, रियलिया एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज टू टीच, यानी कि एक टीचर पढ़ाते टाइम वीडियो का भी प्रयोग कर रही है, वास्तविक वस्तुओं का भी प्रयोग कर रही है, ठीक है, इंटरेक्टिव गतिविधियों का भी प्रयोग करिए, तो ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, ट्रेडिशनल टीचिंग, भाई ट्रेडिशनल टीचिंग में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोनोलॉग मेथड मतलब सिर्फ एक पारंपरिक एक तरफा मेथड का यूज करिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच, ओनली वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी तरह की चीजों को यूज करिए, वीडियो का भी प्रयोग करिए, वास्तविक वस्तुओं का भी प्रयोग करिए, ठीक है, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज का भी प्रयोग करिए, तो क्या मल्टी सेंसरी अप्रोच है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट
इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, यानी कि इनमें से इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी का? डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, डिस्कशन, ड्रिल। तो ड्रिल क्या होगा? डिस्कशन होगा, ठीक है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन आप डायरेक्ट मेथड में आ जाएगा, लेक्चर भी डायरेक्ट में आ जाएगा, ड्रिल करवा रहे हैं, कोई अभ्यास करवा रहे हैं तो वो भी डिस्कशन, तो इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकता है, ठीक है भाई, कोई भी टॉपिक पर आप डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के साथ तो वो इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फ्लिप्ड क्लासरूम, देखिए एक होता है फ्लिप्ड और एक होता है ब्लेंडेड लर्निंग, दोनों कॉन्सेप्ट, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, आपके जो पेपर था 2019 का उसमें आप देखेंगे तो पूछा गया है, ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच का मतलब क्या होता है? देखिए मैं पिछली भी वीडियो में बता चुकी थी, स्टूडेंट स्टडी न्यू कंटेंट एट होम, प्रैक्टिस इन क्लास, यानी कि इसमें क्या होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको हम पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, कि ट्रेडिशनल मेथड में तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, टीचर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करती है, बच्चों को पढ़ाती है, तब बच्चे समझते हैं, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया कि भाई बच्चों को जैसे कोई भी कंटेंट है, कोई भी चीज है, उसको वो पहले घर से पढ़ के आएंगे, फिर वो क्लास में उस चीज के बारे में टीचर उन बच्चों के साथ डिस्कस करेगी, उसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी इज मेजर्ड थ्रू, यानी कि किसके द्वारा जो इफेक्टिवनेस है, शिक्षण वितरण की प्रभावशीलता को कैसे मापा जाता है? लेंथ ऑफ सिलेबस की, सिलेबस का बहुत भारी भरकम सिलेबस है, स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ असाइनमेंट, तो नंबर ऑफ टेस्ट और नंबर ऑफ असाइनमेंट्स भी नहीं होगा, लेंथ ऑफ सिलेबस भी नहीं होगा, क्या होगा कि टीचर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो इफेक्टिव है कि नहीं, भाई बच्चे कितने इंगेज हैं, बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, वो चीज ज्यादा वैल्यू रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी बेस्ट सपोर्ट्स एक्टिव लर्निंग, यानी कि कौन सी शिक्षण रणनीति सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग का सबसे अच्छा समर्थन करती है? डिक्टेशन, ग्रुप और मेमोराइजेशन या चॉक एंड टॉक? तो किसमें एक्टिव रहता है बच्चा? ग्रुप वर्क में, ठीक है, जब कोई भी ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है तो वहां पर बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वहां पर एक्टिव वो चीज एक्टिव लर्निंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी बेस्ड ऑन लर्नर ऑटोनॉमी प्रमोट्स, यानी कि जो शिक्षार्थी की स्वायत्तता है, अपनी इच्छा से काम कर रहा है बच्चा, ठीक है, मतलब उसकी खुद की ऑटोनॉमी पर आधारित जो शिक्षण वितरण है उससे किसको बढ़ावा मिलता है? पैसिव लिसनिंग, टीचर डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग या मेमोराइजेशन? भाई जहां पर स्टूडेंट ऑटोनॉमी, लर्नर ऑटोनॉमी की बात आ गई तो वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग की हम बात करते हैं कि भाई बच्चा अपने तरीके से सोच समझ के काम करेगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरल टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, देखिए जब स्पाइरल टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो किसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी? टॉपिक्स आर टॉट वंस ओनली, यानी कि विषयों को केवल एक बार पढ़ाया जाता है, इसमें रेपिटेशन इज अवॉइडेड, भाई पुनरावृत्ति नहीं की जाती, रेपिटेशन नहीं किया जाता, कॉन्सेप्ट्स आर रिविजिटेड विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ओनली थ्योरेटिकल कंटेंट इज यूज्ड, तो थ्योरेटिकल कंटेंट भी हम इसमें यूज नहीं करते। इसमें स्पाइरल का मतलब कि आप आगे गए पीछे आए, आगे गए पीछे, मतलब आप रिवाइज भी कर रहे हैं और साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी को भी इंक्रीज कर रहे हैं, कि कठिनाई का लेवल भी बढ़ाना है और पीछे वाली चीजों को भी रिवाइज करना है। अब ये जो स्पाइरल करिकुलम है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, स्पाइरल करिकुलम की बात कौन करते हैं? ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। माइक्रो टीचिंग इंप्रूव्स इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी बाय, यानी कि माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की जो हम बात करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को टॉपिक ही बताया है कि पढ़ के जाना है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग कैसे शिक्षण वितरण को सुधारता है, इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है माइक्रो टीचिंग के थ्रू? टीचिंग मैनी स्टूडेंट्स, यानी कि अधिक छात्रों को पढ़ाकर, शॉर्टनिंग क्लास टाइम, कक्षा का समय कम करके, प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स या अवॉइडिंग फीडबैक, तो अवॉइडिंग फीडबैक भी नहीं होगा, क्लास का समय कम करना या टीचर मतलब टीचिंग मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो हम इसमें पढ़ाते ही नहीं है। माइक्रो का मतलब छोटा, शिक्षण का छोटा रूप है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक टाइम में एक ही टीचिंग प्रैक्टिस, टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस की जाती है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल, जैसे आप लोगों ने जिन्होंने बीएड तो आप सभी करके आए होंगे, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा माइक्रो टीचिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे अलग अलग स्किल्स होती है, नो द स्किल्स तो होती ही होती है, स्टिमुलस वेरिएशन की होगी, ब्लैक बोर्ड राइटिंग की होगी, इंट्रोडक्शन की, तो एक पर्टिकुलर स्किल की एक टाइम में प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम फीडबैक ड्यूरिंग टीचिंग हेल्प्स टू, यानी कि जो रियल टाइम आप जब पढ़ा रहे हैं तभी बच्चों को फीडबैक भी प्रोवाइड करें, टीचिंग के दौरान फीडबैक भी प्रोवाइड करें, तो उससे क्या हेल्प मिलती है? स्किप डिफिकल्ट टॉपिक्स, यानी कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको छोड़ देंगे, असेस एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन इंस्टेंटली, इग्नोर स्टूडेंट्स क्वेरीज, स्पीड अप द लेक्चर, यानी कि लेक्चर की स्पीड को बढ़ा देंगे या जो भी स्टूडेंट की क्वेरीज है उनको इग्नोर करेंगे, तो ये तो दोनों ही गलत है, ठीक है। और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनको स्किप करने के लिए थोड़ा ही है कि टाइम
टाइम आप बिल्कुल पढ़ाते टाइम फीडबैक प्रोवाइड करें। उससे क्या होगा कि आप बच्चों को असेस भी कर रहे हैं और जो भी आपका इंस्ट्रक्शनल मेथड है जहां पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो उसको आप एडजस्ट कर लेंगे कि कहां पर क्या कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं। अ की प्रिंसिपल इन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, यानी कि जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, तो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी के लिए इनमें से क्या की प्रिंसिपल होगा। यूनिफॉर्म पेस फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए एक समान गति रखेंगे। वन वे कम्युनिकेशन होगा कि भाई सिर्फ टीचर बता रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। स्टूडेंट सेंटर्डनेस होगा, यानी कि छात्र केंद्रितता होगी। या अवॉइडिंग डिस्कशंस को अवॉइड करेंगे, तो ये भी गलत होगा। यूनिफॉर्म की भी बात नहीं करेंगे, वन वे कम्युनिकेशन की बात हम कभी नहीं करते। किसकी बात करते हैं, स्टूडेंट सेंटर्डनेस की बात करते हैं। भाई बच्चा केंद्र में होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखना है, बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट डज वेट टाइम इन टीचिंग रिफर्स टू। भाई टीचिंग में कई बार आप पॉज ले लेते हैं, तो उसका मतलब क्या है, वेट टाइम का मतलब क्या है। टाइम टीचर वेट्स फॉर स्टूडेंट्स टू अराइव, यानी कि जब शिक्षक बच्चों के आने का इंतजार कर रहा है उसको कहा गया है। पोज आफ्टर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, यानी कि टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा उसके बाद टीचर ने थोड़ा सा पोज ले लिया, वो मतलब है इसका। टाइम टू लीव क्लासरूम, यानी कि क्लास छोड़ने का समय है। टाइम स्पेंट राइटिंग नोट्स, यानी कि जो आप लिख रहे हैं, नोट्स लिखने में बिताया गया समय है, उसको कहा गया है। तो ये वेट टाइम का मतलब है कि जब टीचर बच्चों से एक क्वेश्चन पूछती है थोड़ा सा पॉज ले लेती है, उसको कहा गया है, ठीक है। ये फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिसमें 10 कैटेगरीज बताई गई। मैंने किसी न किसी वीडियो में आपको करवाया है ये फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कि इनमें से क्या प्रभावी कक्षा संप्रेषण को सुनिश्चित करता है, मतलब इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। यूज ऑफ ओनली वन लैंग्वेज, तो भाई वन लैंग्वेज की बात तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। साउटिंग एट स्टूडेंट्स, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। बच्चों के ऊपर चिल्लाना तो बहुत ही गलत है। अवॉइडिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, यानी कि छात्रों की भागीदारी से बचना, ठीक है। पार्टिसिपेशन को अवॉइड करना, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को अवॉइड करना, तो ये भी गलत होगा। क्या होगा, जब आप कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस की हम बात करते हैं तो वहां पर क्लियर वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि दोनों मेथड्स के द्वारा टीचर बच्चों को पढ़ाती है, कम्युनिकेट करती है। कई बार जैसे पॉज ले लेना, रुक जाना, या हाथों के द्वारा कोई भी सिंबल्स का यूज करके बच्चों को बताना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सीसीई का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। नोट की बात की गई है, ठीक है, होगा नहीं, नहीं होगा। प्लान टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, यानी कि टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस को प्लान करना। कम्युनिकेट द चाइल्ड्स प्रोग्रेस टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, यानी कि स्टेक होल्डर्स का मतलब उसके माता पिता, पेरेंट्स को बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में बात करना। मैप चेंजेस इन द चाइल्ड्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों के अधिगम और विकास में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना। इनकलकेट फियर इन द माइंड ऑफ पीपल सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर, यानी कि बच्चों में भय को इनकलकेट करना, भय पैदा कर देना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सके, डरा देना बच्चों को, डर के आधार पर बच्चे कुछ अच्छा कर पाए। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं की बात की गई है, ठीक है। यानी कि इनकलकेट फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर। बाकी तीनों की तीनों क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, कौन सा अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था मैंने, 86th अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द RTE एक्ट 2009 द मिनिमम इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन अ ईयर फॉर क्लासेस 6 to 8, यानी कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति वर्ष, मतलब हर साल न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने टीचिंग आवर्स की बात की गई है, तो ये 1000 आवर्स की बात की गई है। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इंडिया बिकेम विच नंबर कंट्री टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, यानी कि एजुकेशन को, भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला कौन सा देश है, कौन सा नंबर का देश है, 135 का देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द RTE एक्ट 2009 हाउ मेनी वर्किंग डेज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लासेस 1 to 5 इन एन एकेडमिक ईयर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस, कितने वर्किंग डेज होने चाहिए। 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों की बात की गई है और इसमें आवर्स की बात नहीं की गई है, वर्किंग डेज की बात की गई है। तो कितने होने चाहिए, 200 वर्किंग डेज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू प्रमोट, यानी कि NCF
2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लर्निंग बाय रोट, यानी कि रोट की तो बात बिल्कुल नहीं की गई, पैसिव लिसनिंग की भी बात नहीं की गई, कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट की भी बात नहीं की गई, किसकी की गई है? कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हु प्रपोज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन लर्निंग थ्योरी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं? प्याजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या थॉर्नडाइक? तो वाइगोत्स्की करते हैं, ठीक है, ये तो हम बेसिक सा क्वेश्चन था, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, यानी कि रचनावादी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करना, ठीक है भाई, टीचर ने जो कुछ बताया आपने ग्रहण कर लिया, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हम ये तो बात नहीं करते, दोनों ही गलत हो गए, ठीक है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स, मैकेनिकल रेपिटेशन, यानी कि बिल्कुल बार बार आप उसको रिवाइज करे जा रहे हैं मैकेनिकली, ठीक है, वो भी गलत है, तो कौन सा होगा? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की हम बात करते हैं भाई, लर्नर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि निर्माणात्मक मूल्य, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? असाइन फाइनल ग्रेड्स, डिटरमाइन पास फेल स्टेटस, मॉनिटर एंड इंप्रूव लर्निंग, कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी कि क्या होगा? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए करते हैं? ताकि बच्चों को साथ साथ मॉनिटर कर सके और उनकी जहां पर भी जो कमियां हैं उसको इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रक्शनल मेथड इंकरेजेस स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑन देयर ओन, यानी कि कौन से इंस्ट्रक्शनल मेथड में हम बात करते हैं कि भी बच्चा एक्सप्लोर करे, इन्वेस्टिगेट करे और कंक्लूजन्स को ड्रॉ करे खुद ही, तो कौन सा मेथड होगा? वो डिस्कवरी मेथड ही होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द रोल ऑफ द टीचर इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम इज, यानी कि अधिगम केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होगी? सॉल अथॉरिटी, यानी कि एक अधिकारी के रूप में, पैसिव ऑब्जर्वर के रूप में, फैसिलिटेटर ऑफ लर्नर, यानी कि अधिगम को सुगम बनाने वाले एक फैसिलिटेटर की तरह होगी, या डिसिप्लिनरियन की तरह होगी? तो किसके रूप में होगी? एक फैसिलिटेटर का रोल रहेगा जब हम टीचर सेंटर्ड क्लासरूम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इज बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति कौन सी होगी? डिक्टेशन, रोट मेमोराइजेशन, डिस्कशन एंड डिबेट, साइलेंट रीडिंग? तो हम समझ ही गए हैं क्या रहेगा, डिस्कशन एंड डिबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी इन्वॉल्व्स, यानी कि जब हम प्रभावी शिक्षण में शामिल हो, क्या इनमें से क्या होगा? इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी की जब हम बात करते हैं, मोनोटोन लेक्चर, वन वे कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग टीचिंग, सॉल्व यूज ऑफ टेक्स्ट बुक? तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी की बात करें कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, टीचिंग को इंगेजिंग बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एम्स टू, भाई डिफरेंशिएटेड जो विभिन्नीकृत विभेदित शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? टीच ऑल स्टूडेंट्स द सेम वे, एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ाना। इग्नोर स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स, यानी कि जो अलग अलग विविधताओं वाले बच्चे उनकी जो लर्निंग नीड्स है उसको इग्नोर कर देना। कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज, यानी कि विभिन्न अधिगम शैलियों और क्षमताओं को संबोधित करना। फोकस ओनली ऑन एवरेज लर्नर्स, तो क्या होगा? यानी कि जो विविधताओं वाले बच्चे हैं उनके लिए डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स का प्रयोग करना, ताकि उनकी जो भी नीड्स है उनको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द टेक्निक ऑफ यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशंस इन टीचिंग इज कॉल्ड, यानी कि कौन सी टेक्निक का प्रयोग करेंगे जब हम रियल लाइफ सिचुएशंस की बात करते हैं टीचिंग में? तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? लेक्चर, प्रोजेक्ट, डिक्टेशन या रोट मेथड? तो कौन सा करेंगे? प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पीयर टीचिंग इनहेंस, यानी कि पीयर टीचिंग जो सहपाठी शिक्षण है वो किसको इनहेंस करता है? टीचर्स कंट्रोल, स्टूडेंट्स कंपटीशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग या मेमोराइजेशन? तो क्या होगा? कोलैबोरेटिव लर्निंग को ही, यानी कि समूह में आप काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग की भावना आप में रहेगी, ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, यानी कि एक प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या होगी? भाई एक टीचर कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव टीचर कैसा होना चाहिए? डोमिनेशन, यानी कि उसमें हावी हो जाए बच्चों के ऊपर, डोमिनेंस की भावना हो। फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, इंडिफरेंस, उदासीन होना चाहिए या कठोर होना चाहिए? तो ये भी गलत है, ठीक है। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, भाई स्टूडेंट्स की जो भी नीड्स हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो मतलब अडेप्ट कर ले सिचुएशंस को, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी हेल्प्स टू, यानी कि शिक्षण में मल्टीमीडिया का यूज करना। इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे मीडिया का प्रयोग करना, तो उससे क्या होता है? उसके प्रयोग से क्या होता है? इंक्रीज बॉर्डम, यानी कि ऊब बढ़ती है बच्चों में, या रिटेंशन, स्मरण शक्ति को घटाता है, रिटेंशन को डिक्रीज करता है। इनहेंस इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो क्या करता है भाई? मल्टीमीडिया का
प्रयोग करके टीचर पढ़ा रही है, टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो उससे बच्चों में इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है, उनकी समझ भी बढ़ती है। ठीक है, मतलब बच्चे विजुअलाइज कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं वीडियोस के थ्रू, या जो भी चीज मतलब मल्टीमीडिया का प्रयोग करिए, ऑडियो का यूज करिए, वीडियो का यूज कर रही है, ठीक है, विजुअल चार्ट का यूज करिए, जो भी यूज कर रही है, ठीक है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग इनहेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एम ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग इज, यानी कि इंक्लूसिव समावेशी शिक्षण का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन की बात तो हम स्पेशल एजुकेशन में करते हैं। इलिटिज्म यानी कि अभिजात्यवाद। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर्स, सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, तो कौन सा होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की गई कि भाई सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देने की बात की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु एम्फसाइज लर्निंग शुड बी इंटरेस्टिंग, यानी कि किसने कहा है कि भाई सीखना रोचक होना चाहिए? तो रूसो, कॉमेनियस, पाउलो फ्रेरे या पेस्ट्रोलॉजी? तो इसकी बात कौन करते हैं? पेस्ट्रोलॉजी ने कही है ये लाइन। तो देखिए ये 50 क्वेश्चंस आपके स्पेशली जो है स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, ये भी आरटी एक्ट या एनसीएफ वगैरह इनसे रिलेटेड थे। अब जो आगे के 15 क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एनईपी 2020 से रिलेटेड रहेंगे, और ये एनईपी 2020 से रिलेटेड वो क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी मतलब पेपर में पूछे जा चुके हैं, स्पेशली सीटेट, एचटेट या किसी नेट वगैरह में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एनईपी 2020 से तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप ध्यान रखना, बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं उनको भी ध्यान में रखना है, और ये क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट दैट लर्निंग शुड बी, भाई कैसी होनी चाहिए? तो एनईपी 2020 में देखिए कुछ फैक्चुअल चीजें यहां पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो किसकी बात की गई है, मतलब रोट लर्निंग से को शिफ्ट किया गया है किस पे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई, मल्टी लैंग्वेजेस की बात की गई है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को विकसित करना, 21वीं शताब्दी की जो स्किल्स है उनकी बात की गई है, बच्चे मतलब डिबेट डिस्कशंस कर सके। ठीक है, इस तरह की क्रिटिकल मतलब अपने आप एनालाइज कर सके, एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, स्किल बेस्ड टीचिंग की यहाँ पर बात की गई है। एक 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है, और जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा है? 5+3+3+4 स्ट्रक्चर की बात की गई है। इसके अलावा एनईपी 2020 का इवोल्यूशन कैसे होता है, कौन सी कमेटी थी, उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, असेसमेंट क्या रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इतना भी पढ़ के चले जाएंगे ना तो कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल रही हूँ। तो क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है? एनईपी 2020 से रिलेटेड रहेंगे, इसलिए मैंने अलग से 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 15 क्वेश्चन हो रहेंगे, तो आज के सेशन में कम से कम 65 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट दैट लर्निंग कैसी होनी चाहिए? कंटेंट ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, एक्सपीरियंशियल, बिहेवियरिस्टिक। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, मेन चीजें मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ भी, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात की गई है। ठीक है, कंटेंट, टेक्स्ट बुक और बिहेवियरिस्टिक की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एज पर एनईपी 2020 द फॉर्म ऑफ असेसमेंट, यानी कि जो असेसमेंट 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई है स्कूल्स में, तो वो किससे शिफ्ट किया गया है? मतलब एसए टू एफए किया गया है, एफए टू एसए किया गया है, या लर्निंग रोट मेमोराइजेशन की बात की गई है, फ्लेक्सिबल अप्रोच से स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की बात की गई है। तो देखिए स्टैंडर्डाइज हो गया, तो ये इसमें फ्लेक्सिबल अप्रोच तो ठीक है, लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग या रिजिडिटी की हम बात नहीं करते एनईपी में। रोट मेमोराइजेशन गलत हो गया। फॉर्मेटिव टू समेटिव, यानी कि फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं, समेटिव टू फॉर्मेटिव शिफ्ट किया गया है, यानी कि जो पेपर पेंसिल वाला असेसमेंट था जिसमें सिर्फ जजमेंट दिया जा रहा था, उससे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है कि थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस बच्चे को असेस करना है। ठीक है, ये नहीं है कि बस लास्ट में बच्चे ने जो कुछ पेपर में किया उसके आधार पर आप उसको असेस करें। तो समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ शिफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन एज, मतलब कौन सा मीडियम रहेगा? प्राइमरी एजुकेशन लेवल की बात की गई है कि जो एनईपी 2020 है उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस तरह का रहेगा थ्रू आउट द नेशन, पूरे देश में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या मदर टंग? तो किसकी बात की गई? मदर टंग की बात की गई है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत नहीं, मदर टंग या होम लैंग्वेज की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसीडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म, भाई एनईपी 2020 में बहुभाषिता की बात की गई है, तो
बहुभाषीयता की जो बात की गई है वो क्या है, एक हिंड्रेंस है बच्चों की लर्निंग के लिए, यानी कि एक बाधा, एक रुकावट के रूप में देखा गया है इसको, मल्टीलिंगुअलिज्म को। एज एन एसेट इन द क्लासरूम, यानी कि एक पूंजी, एक एसेट, एक रिसोर्स के रूप में है। एज एन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अनावश्यक जटिलता को बढ़ाती है ये मल्टीलिंगुअलिज्म। एज अ बैरियर, या इंक्लूसिव एजुकेशन में एक बैरियर के रूप में। तो भी बैरियर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन को भी नहीं बढ़ाता है, कि जो हमारा जो देश है वो विविधताओं वाला देश है, ठीक है, अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंड्रेंस को भी नहीं बढ़ाता, ये किसको बढ़ाता है, एक एसेट है, एक रिसोर्स है, एक पूंजी के रूप में इसको माना गया है, ठीक है, कि भाई बच्चा किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, उसको आपको स्वीकार करना है, उसको बेहतर तरीके से उसको शिक्षा देनी है, उस भाषा को बाधा के रूप में नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी कि जो आर्थिक, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा हेतु क्या प्रस्तावित करती है एनईपी 2020, यानी कि उसमें क्या कहा गया है, जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या कहा गया है। रोट लर्निंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, यानी कि एक मानक आधारित करिकुलम होना चाहिए। रोट लर्निंग की तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करते, उसको तो टोटली अपोज किया गया है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी कि उनकी सिर्फ परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर उनको चेक करना है। रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, तो देखिए जो भी सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बच्चे हैं उसके लिए यही कहा गया है कि जो भी कॉन्टेक्सचुअल हम कह सकते हैं, या रिलेटेबल और मीनिंगफुल करिकुलम होना चाहिए, संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम उनके लिए होना चाहिए, कि भाई किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है तो वो उनके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम रोट लर्निंग की बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, या सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें, नहीं, ये तीनों ही गलत होंगे। किसकी बात की गई है, रिलेटेबल और मीनिंगफुल करिकुलम की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिफ्ट प्रपोज्ड इन एनईपी 2020 इज फ्रॉम, यानी कि एनईपी 2020 में जो बदलाव प्रस्तावित किया गया है वो किससे किसकी तरफ किया गया है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम्स, मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी। तो देखिए ये उल्टा दे रखा है भाई, मल्टी डिसिप्लिनरी से रिजिडिटी की तरफ नहीं, रिजिडिटी से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से लर्निंग फॉर एग्जाम्स की बात नहीं की गई, लर्निंग फॉर एग्जाम से कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की बात की गई, तो ये भी उल्टा दे रखा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से समेटिव असेसमेंट की नहीं, समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जाना है, तो ये भी गलत होगा। स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो मानकीकरण है उससे फ्लेक्सिबिलिटी, ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात एनईपी 2020 में की गई। स्टैंडर्डाइजेशन बिल्कुल गलत शब्द है यहाँ पर, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड प्रपोज्ड इन द एनईपी 2020 रिफ्लेक्ट्स, यानी कि जो मैंने आप लोगों को समझाया था 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल कार्ड की बात की गई, प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, कि उसकी करैक्टरिस्टिक पूछी गई है। भाई जो होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल कार्ड है वो कैसा होना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, भाई पूरे स्टेट में बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करना मार्क्स के आधार पर, तो ये तो मार्क्स की तो बात ही नहीं करता है एनईपी 2020, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ लर्नर्स इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन एन 8 पॉइंट ग्रेड स्केल, यानी कि बच्चों को जो 8 पॉइंट स्केल है उसके आधार पर आइडेंटिफाई करना, तो इसकी बात भी बिल्कुल एनईपी 2020 में नहीं कही गई। ओनली पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वीक एरियाज, यानी कि जो सिर्फ अभिभावकों का ध्यान, यानी कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वीक एरियाज में, तो ये भी बिल्कुल गलत बताया गया है। क्या कहता है 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट का मतलब है कि भाई बच्चे को मल्टी डायमेंशनल की बात की गई है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स, ठीक है, सभी डोमेन्स में बच्चे की प्रोग्रेस को असेस करना है, न कि सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट को देखना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ लर्नर्स इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है, तो किस तरह का बताया गया है। रिपोर्ट कार्ड्स कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ कंपेयर करना बच्चों की परफॉर्मेंस को, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया। रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस इन पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी कि समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, पेपर पेंसिल असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट की हम बात करते हैं तो
बिल्कुल नहीं, उससे तो शिफ्ट किया गया है एफपीए पे, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, ये बिल्कुल सही होगा, इसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। समेटिव रिपोर्ट कार्ड्स यूनिडायमेंशनल, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। तो 360 डिग्री असेसमेंट कार्ड की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज डज एनईपी 2020 प्रपोज, यानी कि इनमें से किस तरह की पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज को एनईपी 2020 प्रपोज करती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, भाई इसको तो बिल्कुल करती है। स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, बच्चों को स्टोरी के रूप में बच्चों को इंगेज करना, ठीक है, इसकी भी बात करती है, बच्चों को इंगेज करना है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात बिल्कुल नहीं करता है। डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम भी होना चाहिए, तो ये क्या होगा, पहला, दूसरा और चौथा, ये ठीक है। तीसरा गलत है, तो देख लेना आपका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट प्रपोज फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन एनईपी 2020, यानी कि एनईपी 2020 में जो 360 डिग्री असेसमेंट मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है बच्चों के असेसमेंट से रिलेटेड, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, सही नहीं है वो आपका आंसर होगा, जो गलत है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। पहला क्या है, द रिपोर्ट विल इंक्लूड सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, भाई उसमें बिल्कुल बात की गई है सेल्फ असेसमेंट पीयर असेसमेंट की। द रिपोर्ट विल इंक्लूड प्रोग्रेस इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोडोमेन मल्टी डायमेंशनल की बात की गई, ये भी ठीक है, ठीक है। द रिपोर्ट विल फॉर्म अ लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल, ये भी आपने देखा होगा, होम और स्कूल को लिंक करना है कि भाई बच्चा किसी भी कॉन्टेक्स्ट किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, तो उसको होम और स्कूल को लिंक करने की भी बात की गई है। द रिपोर्ट विल फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल वर्क एंड एक्सक्लूड ग्रुप वर्क, भाई इंडिविजुअल वर्क की बात की गई है लेकिन ग्रुप वर्क को एक्सक्लूड करना है, इसकी बात नहीं की गई है, ठीक है। ग्रुप वर्क को भी इंक्लूड करना है, तो ये आपका नहीं होगा, ये नहीं वाला ही पूछा गया है, ठीक है। जो गलत वाला है वही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। एनईपी 2020 प्रपोज दैट एजुकेशन शुड बी, यानी कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंट्रिक, ओरिएंटेड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स। तो देखिए लर्निंग फॉर एग्जाम्स की बात एनईपी 2020 नहीं करता, लर्निंग फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए पढ़ना है, ठीक है। टीचिंग मतलब सीखने के लिए होनी चाहिए, एग्जाम्स के लिए नहीं होनी चाहिए। टीचर सेंट्रिक और टेक्स्ट बुक की बात भी नहीं करता है, फोकस ड्रिल और प्रैक्टिस की बात भी नहीं करता है, तो क्या होगा, इंक्वायरी बेस्ड और डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। बच्चा कुछ सीखे, एनालाइज करे, ठीक है, डिस्कवर कर सके, इस तरह की लर्निंग की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इन द कंटेंट ऑफ असेसमेंट, भाई असेसमेंट के संदर्भ में एनईपी 2020 में क्या कहा गया है। समेटिव असेसमेंट, लर्निंग फॉर एग्जाम्स, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, पेपर पेंसिल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि पेपर पेंसिल का मतलब समेटिव असेसमेंट हो रहा है, जो जजमेंट दिया जा रहा है लास्ट में, जो आपका एनुअल एग्जाम्स होते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं जहां पर टीचर सिर्फ बता देती है कि भी बच्चे के कितने, वो उसको हम पेपर पेंसिल या समेटिव असेसमेंट कहते हैं, तो वो उसकी बात तो बिल्कुल नहीं करती है, ये तो एसए टू एफपी को शिफ्ट किया गया है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट जाने की बात की गई है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम्स के लिए पढ़ना, ये एनईपी 2020 में नहीं कहा गया। लर्निंग फॉर लर्न, ठीक है, सीखने के लिए पढ़ना है। समेटिव असेसमेंट की भी बात नहीं की गई, किसकी बात की गई, 360 मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को समझा ही रखा है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एनईपी 2020 प्रपोज पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है, यानी कि जो पेडागोजिकल शिफ्ट है वो किससे किसकी तरफ है। कंस्ट्रक्टिविज्म टू बिहेवियरिज्म, रोट लर्निंग टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, असेसमेंट फॉर लर्निंग टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, समेटिव असेसमेंट। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से समेटिव असेसमेंट की तरफ शिफ्ट नहीं है, किसकी तरफ है, एसए टू एफए की तरफ शिफ्ट है, तो ये उल्टा दे रखा है, गलत है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि उसकी बात तो एनईपी 2020 करता है, ड्रिल और प्रैक्टिस की नहीं करता, तो वहां ड्रिल एंड प्रैक्टिस से इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की तरफ शिफ्ट चाहती है, तो ये भी गलत है। रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये बिल्कुल आपका ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म की तरफ नहीं, बिहेवियरिज्म से कंस्ट्रक्टिविज्म तक होता तो वो करेक्ट होता, ठीक है। तो आपका क्या सही है, रोट लर्निंग से कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 इज, यानी कि असेसमेंट का क्या उद्देश्य है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन, मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग
टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। तो देखिए भाई, बच्चों को कंपेयर करने की बात नहीं की गई है, रोट मेमोराइजेशन की बात नहीं की गई है, रिकॉल रिप्रोडक्शन की बात नहीं की गई है, किसकी बात की गई? टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। ठीक है, जो भी लर्निंग प्रोसेस है वहां बच्चों को आपको सपोर्ट करना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। एज पर एनईपी 2020 एजुकेशन मस्ट, भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर फोकस करना है? फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, बी इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, लिमिटेड टू प्री डिटरमाइंड कंटेंट। तो देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात भी की गई है, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, इन सब की बात एनईपी 2020 में की गई है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा ठीक होगा। चौथा क्या है? लिमिटेड टू प्री डिटरमाइंड कंटेंट, यानी कि जो पहले से ही निर्धारित कंटेंट है उस तक सीमित रहना, वो बात नहीं की गई है। ठीक है, कि जो भी निर्धारित करिकुलम है उस तक सीमित नहीं रहना है। ठीक है, तो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को विकसित करना है, डेवलप करना है। ठीक है, तो देखिए एनईपी 2020 से रिलेटेड ये 15 क्वेश्चंस भी है, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें थी वो भी मैंने आप लोगों को करवा दी है। तो इतना भी आप करके चले जाएंगे तो एनईपी 2020 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे लगता है कि आप इजीली कर पाएंगे। और जो भी कमीशन पॉलिसी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने प्रोवाइड की है उसको बिल्कुल समझ के जाना, फैक्चुअल चीजें यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये एनईपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल चीजें जो एजुकेशन और फिलॉसफी से रिलेटेड थी वो भी मैंने इंक्लूड कर दी। कुछ की फैक्ट्स, जैसे फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हेरोडोटस और थ्यूडाइस ने किया था। ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें हैं। ज्ञान की उस शाखा को जिसमें हम ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे फिलॉसफी कहते हैं। लेकिन फिलॉसफी की ब्रांच कौन सी है जिसमें हम नॉलेज की बात करते हैं? तो वो एपिस्टेमोलॉजी है। ठीक है, अब ये दर्शन शब्द की उत्पत्ति कौन सी धातु से हुई है? दृश्य धातु से हुई है। ठीक है, जिसका मतलब, दर्श का मतलब क्या है? देखना। उपनिषद के अनुसार दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये लाइन एज इट इज पूछ ली जाती है, जिसमें मतलब जिससे देखा जाए, अर्थात सत्य के दर्शन किए जाए, वही दर्शन है जो संस्कृत में हम बात करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या कहा है? दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, मैं पढ़ूंगी नहीं, सिर्फ स्लाइड आगे बढ़ाती जा रही हूं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब यहां पर भी ये स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे फ्रॉबिल क्या कहते हैं कि शिक्षा के महत्व के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये लाइन एज इट इज पूछ ली जाती है कि विद्यालय एक उद्यान, ठीक है, यानी कि स्कूल क्या है? गार्डन है। द चाइल्ड इज अ टेंडर प्लांट एंड द टीचर इज अ स्किल्ड गार्डनर। ये लाइन एज इट इज पूछ ली जाती है, किसने कही है ये? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये स्लाइड थोड़ा सा रिपीट हो गई है। इसके बाद ये वाली स्लाइड है, यहां से भी आप देख लीजिएगा। जैसे कॉम्टे की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है कि जो दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है ये किसने कहा है, या दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ठीक है, ये एज इट इज पूछ ली जाती है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, ये भी आप देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। ये सिर्फ फैक्चुअल चीजें हैं, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि ये शब्द किसके द्वारा बोले गए हैं। ठीक है, वो फैक्चुअल क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, तो वो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया आप लोगों की नॉलेज के लिए। तो दोस्तों, ये आरआरबी टीजीटी पीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसका ये आज लास्ट सेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 3 या 4 क्वेश्चंस आपको आज के सेशन से आपके कवर कर सकते हैं अगर आपने पूरा वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा तो। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एनईपी 2020 को बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था और ये लास्ट सेशन है। आई होप कि आप लोग बहुत बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो भी आप लोगों का पेपर होता है उसके बाद प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताना है कि एजुकेशन क्लासेस से आप लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है। और हाँ, एक पॉइंट और मेरे को ध्यान में आ गया है बताते बताते कि भाई जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का टॉपिक है उसमें एक पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट है एक, और पीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, 1995 में आया था, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज की बात की गई है। उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में आया, उसमें 21 डिसेबिलिटीज की बात की गई है। ये दोनों एक्ट मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, आज मैं इंक्लूड कर दूंगी प्लेलिस्ट में, इनको भी पक्का देख के जाना है। ठीक है, तो उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना भी आप पढ़ जाएंगे तो कहीं पर भी कोई क्वेश्चन मिस होने की संभावना नहीं है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत मतलब अच्छे से पेपर दे के आना। जो भी आपका थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह का पेपर आपका आया था, प्रोफेशनल एबिलिटी सेक्शन में क्या कुछ पूछा गया था, कमेंट सेक्शन में मेरे को सारे के सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कितना फायदा आपको एजुकेशन क्लासेस, एजुकेशन स्कॉलर्स के थ्रू हुआ है। दोनों ही चैनल मेरे हैं, ठीक है, दोनों पर ही मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो दोनों पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना फायदा आपको एजुकेशन क्लासेस या एजुकेशन स्कॉलर से हुआ है। दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमने जो यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर
2 की तैयारी मैं आप लोगों को करवा रही थी, उस सीरीज को मैं कंटिन्यूटी में करूंगी। तो देखिए अभी तो लगभग 1 वीक तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई वीडियो आ पाएगा, 4 5 6 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं, तो डॉक्टर वगैरह को मुझे दिखाना है, उसके बाद मैं उसको स्टार्ट करूंगी। लेकिन आप लोगों का पेपर जैसे ही होता है मैं इंतजार करूंगी कि प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आपका कुछ मतलब एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन क्लासेस के थ्रू, कितना आपको बेनिफिट हुआ, उसका रिव्यू मेरे को जरूर देना।